अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मसल मशीक मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी वो बनने जा रहे हैं जी एशियन क्रिकेट काउंसिल में। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वकार यूनुस को लेकर, उनकी एंट्री जो है दोबारा होने जा रही है पीसीबी में, ये क्या स्टोरी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी आमिर जमाल ने जो है आप बाबर आजम के हवाले से बयान दिया है कि वो डिफेंसिव कप्तान है, मतलब डायरेक्ट खिलाड़ी आकर ये बोल रहा है कि वो डिफेंसिव है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद इंग्लैंड के हवाले से कि इंग्लैंड के कोई फ्यूचर कैप्टन कौन हो सकते हैं, एक नाम आ रहा है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद कि इंग्लैंड के अगले कोच कौन होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ये अब हो सकते हैं जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर। अगर ये कायम दायम रहते हैं तो टिन्योर जो है खत्म होने जा रहा है जय शाह का, और हायरिंग होने जा रही है जी नेक्स्ट आप कह लेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो सदर है उसकी, और बारी इस बार जो है वो पाकिस्तान की होगी। तो ये दोबारा से आप कह लें कि पाकिस्तान टीम पीसीबी के पास सदारत आने वाली है। पहले भी ये सदारत जो है पीसीबी के पास आ चुकी है, क्योंकि ये सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान जो है घूमती रहती है। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है बन सकते हैं दाऊद साहब सदर, और अगर ये बन गए सदर तो जनवरी 2025 से ये एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन करेंगे। देखिए अभी अक्टूबर नवंबर में एसीसी की मीटिंग है, और इस मीटिंग के टाइम अगर आप देखो तो जय शाह की जो मुद्दत है वो खत्म होने जा रही है। ऑलरेडी जय शाह को जो आप कह लो कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी बारी थी वो उनको दे दी, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग पे नहीं चलता बल्कि एसीसी में बारी के ऊपर चलता है कि जैसे एक इंडिया की बारी है, फिर श्रीलंका की बारी है, फिर पाकिस्तान की बारी है, फिर बांग्लादेश की बारी है, इस तरह से चलता है। तो अब जिस तरह से बारी चल रही थी तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी आ गई है। तो कभी इम्कानात यही है कि मोहसिन नकवी अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगे। और इसके हवाले से अगर आप बाकी चीजें और मामला देखो तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगला जो एशिया कप है वो भी अनाउंस कर दिया गया कि 2025 का जो एशिया कप है वो भारत में होगा T20 फॉर्मेट में। 27 का एशिया कप बांग्लादेश में होगा 50 ओवर वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब जो 25 का T20 एशिया कप जिस तरह भी होना है, मैनेज करना है, वो मेन सारी जिम्मेदारी जो बड़े फैसले हैं वो प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं। तो अब मोहसिन नकवी को ही फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि इंडिया ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना है। अगर इंडिया नहीं आती तो फिर पीसीबी का क्या स्टैंस होगा, फिर वही, क्योंकि जो मोहसिन नकवी हैं वही एसीसी के भी हेड होंगे, एसीसी के भी प्रेसिडेंट होंगे, फिर वो क्या फैसला करेंगे। तो काफी चीजें आप कह लो कि कॉम्प्लेक्सिटी का भी शिकार रहेंगी और काफी बड़े बड़े उनको फैसले भी करने होंगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है वकार यूनुस को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अब ये फैसला कर लिया गया है कि वकार यूनुस को जो है दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है लगा दिया जाए। मसला ये आ रहा है कि आपको पता है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो दो रोल्स जो है उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं, साथ पीसीबी चेयरमैन भी हैं। और हमने हमेशा आपसे एक बात की कि 2 कश्तियों में आप सवार हो तो कभी भी आप जो है मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का सीजन है वो बाकायदा अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। अगस्त में भी क्रिकेट है, सितंबर में क्रिकेट है, अक्टूबर में क्रिकेट है, कहीं मार्च अप्रैल में जाकर जो है पाकिस्तान का ये सीजन जो है खत्म होगा। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसा बंदा जरूर चाहिए था जो आकर ये क्रिकेट अफेयर्स जो है वो इनको आकर संभाले और चेयरमैन मोहसिन नकवी को जो है इन तमाम मामलात में हेल्प आउट कर सके। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है और परफेक्ट है कि बंदा एक जो है वो जरूर चाहिए था। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वकार यूनुस ही क्यों, क्योंकि ये जब जो है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये जुड़े हैं तब पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन हमेशा से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर चली है, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2015 हो, चाहे वो अक्कू भाई खुद आगे बोल रहे होंगे। मुझे जो है विकी भाई क्या कहा करते थे जी, याद है आपको कि विकी भाई मुझे कहते थे कि भाई आपको मैं बिठा दूंगा, आपको मैं निकाल दूंगा, विकेट कीपिंग नहीं करनी आपने, तो पता नहीं क्या क्या कहानियां जो है वो चला करती थी। तो कहने का मकसद ये है कि वकार यूनुस जब भी आते हैं कोई ना कोई मसला साथ जरूर लेकर। देखो बात यह है कि ये फैसला ठीक है, जैसे इंग्लैंड का रॉब की को लगाया गया था उस तरह से क्रिकेट अफेयर्स चलाने के लिए इनको लगाया जा रहा है, वो अच्छी बात है। क्योंकि ऑलरेडी मोहसिन नकवी, आज शायद आफरीदी का भी बयान चल रहा था जिस पर उन्होंने बोला कि मेरी ये एडवाइस है, या मोहसिन नकवी अगर मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं या सजेशन है, जो भी आपने समझना आप समझ लो, लेकिन उनको डिसाइड खुद करना है कि एक ओहदा रखें। अगर अब रखे भी हैं 2 ओहदे तो कम से कम एडवाइजरी तो बंदे साथ अपने ठीक लगाएं। अब उन्होंने ये रखा है जी कि जो सिलेक्शन कमेटी के मामलात हैं वो भी वकार यूनुस देखेंगे, यानी कि किसको सिलेक्टर लगाना है, डायरेक्ट उनसे पूछेंगे आपने इसको क्यों नहीं रखा, उसको क्यों नहीं रखा। ये मामलात डोमेस्टिक के तमाम डिसीजन वकार यूनुस लेंगे। फिर इसके बाद आपके जाकिर खान के जाने के बाद पाकिस्तान के पास अब इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स चलाने के लिए कोई है नहीं, सारे मामलात वो भी यही वकार यूनुस देखेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट की हर चीज
हर चीज अब जो है वो वकार यूनुस से होकर गुजरेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी के बाद नहीं भाई, जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, चेयरमैन मोहसिन नकवी के बाद नहीं ना, अब आप बात यही है। नहीं, अब आप बात सुनो। मोहसिन नकवी अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो मामला देखूंगा वो जैसे कमर्शियली हो गए कि पाकिस्तान की सीरीज किस तरह से बिकनी चाहिए या ग्राउंड्स की या इस तरह की डेवलपमेंट जो है, मेन तो सारी चीजें इन्होंने लेकर जानी है। वो अब देखेंगे बाकी सारी अथॉरिटी इनको दे दी गई है, यानी कि दी जा रही है। आप ये कह लो कि अब जितने फैसले कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स किसको लगाना है, सिलेक्टर से रिपोर्ट लेनी है, उसके बाद कोचेस के साथ मामला ये करेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक में जितने फैसले हैं ये करेंगे, मतलब तमाम तर्ज के फैसले उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्रिकेटर को लगाना चाहिए। अब बात यह कि आप क्रिकेटर को लगा दो, लेकिन जिस क्रिकेटर को लगा रहे हो उस भाई उसकी रेपुटेशन तो देख लो। मेरे ख्याल से अली साहब अगर इनका 10 में से मैं नंबर दूंगा तो 0 से अगर कोई नीचे नंबर आता है, 0/नील से कोई नीचे नंबर आता है तो 0/लुल से अगर कोई इनका नंबर आएगा तो आप वकार यूनुस को दो। इससे बेहतर आप इनको कोई रेट ही नहीं कर सकते। 2006 में इनकी आप हिस्ट्री जरा सुनो, फिर आप खुद डिसाइड करना कि 0 देना है नंबर को, नील वकार यूनुस को नंबर देना है। 2006 में ये पहली बार आए, इंजमाम के साथ हुआ इनका फड्डा, कंट्रोवर्सी बन गई, इंजमाम के साथ हुई इनकी लड़ाई और उसके बाद ये इन्होंने रिजाइन किया और ये चले गए। फिर उसके बाद ये दोबारा 2009 के बाद 2010 में ये दोबारा से आए, 1 साल इन्होंने पहले काम किया, लड़ाई हुई, ये चले गए। 2010 में ये दोबारा, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट का बदतरीन स्कैंडल आया, पाकिस्तान के क्रिकेट का स्पॉट फिक्सिंग का। कौन कोच था? यही बंदा कोच था। और उसके बाद इन्होंने, आप कहो कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पे चली गई। जब 2010 में ये कोच बने हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का। फिर 2011 में शाहिद आफरीदी कप्तान थे, इन्होंने फड्डा डाला, इन्होंने लड़ाई डाली और उसके बाद लड़ाई के बाद आफरीदी भी जा चुके थे और ये भी चले गए, ये भी छोड़ के चले गए। फिर इनका बयान है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट से कभी काम नहीं करूंगा। ये भाई साहब दोबारा आगे 2014 में 2014 में दोबारा है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट का बदतरीन टाइम था 2014 में, जब ये क्रिकेट कोचिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की वर्स्ट हिस्ट्री चल रही थी, ओडीआई में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 0 बिल्कुल बताती पाकिस्तान की। ये कोच थे। फिर 2015 में जो इन्होंने किया, जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो छोड़ो, जिस तरह से इन्होंने प्लेयर से खलल दिखाई, सरफराज को जबरदस्ती बेंच करा के रखा, सरफराज को खेलने नहीं दिया गया। याद है कितनी मुश्किल से लोगों ने ट्रेंड चला के, मीडिया ने ट्रेंड चला के उनको खिलाया था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने जिम्नी को जो है वो 1 ओवर में 3 छक्के मारे थे, आके बड़ा मजेदार, पाकिस्तान जीत भी कहता वो मैच। उस वर्ल्ड कप में उनकी आयरलैंड के अगेंस्ट सरफराज ने सेंचुरी मारी थी, सेंचुरी मार दी। अब 2015 के बाद रोला रपटा जो भी हुआ, लेकिन इनको फिर मौका दे दिया गया। फिर 2016 में ये दोबारा कोच थे। फिर इनका अक्कू भाई अहमद शहजाद के खिलाफ शदीद लड़ाई बनी। लड़ाई के साथ साथ इनके साथ आफरीदी के साथ भी जो रिपोर्ट थी वो भी लड़ाई रही। फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया, छोड़ के चले गए, अब मैं दोबारा पाकिस्तान से काम नहीं करूंगा। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट का सुनहरा दौर शुरू हुआ जब मिकी आर्थर थे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, 2017, 18 जीती, बैक टू बैक। 2019 में भी पाकिस्तान कमाल खेला। 2019 में इन्होंने, जब मिसबा ने खुद ही रिपोर्ट डाली और मिसबा खुद कोच बन गए और साथ इनको बॉलिंग कोच बना दिया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन दौर दोबारा से शुरू हो गया और उसके बाद ये चिमड़े रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और फिर 2021 में एग्जैक्ट वर्ल्ड कप से पहले ये भागे, जब इनको हटाया, नहीं भागे थे, हटाया नहीं था, भागे ही थे उसी टाइम पे जब इनको एग्जैक्ट वर्ल्ड कप 2021 से पहले जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, इन दोनों को ये लगा था पाकिस्तान क्रिकेट फारेगा, पाकिस्तान बुरे तरीके से जलील होगा और उसके बाद हम पे बड़ी बुरी तरह तनकीद होगी। एग्जैक्ट वर्ल्ड कप से पहले ये अपनी टीम छोड़कर भागे। बाद में टीम ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाद में। और अब दोबारा से वकार यूनुस फिर से अब उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम ही पाकिस्तान क्रिकेट के चट्टा घट्टा, हर चीज तुम ही तुम हो। मतलब इससे बड़ा, मतलब मैं अब क्या बात करूं, अब इसमें तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वकार यूनुस इतने बंदे हैं यार, इतने बंदे हैं, क्या क्रिकेटर्स की कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में? वकार यूनुस के मसले क्या? सबसे बड़ा मसला एटीट्यूड, दूसरा मसला इगोस्टिक, दूसरा मसला उनको ये लगता है, उनको लगता है कि मैं अभी भी वो वकार यूनुस हूं, वो 1995 वाला वकार यूनुस हूं और मेरे से बेहतर अभी भी कोई नहीं है। मुझे वो याद है आपको, वहाब रियाज बताते हैं, कहते हैं हम नेट्स कर रहे थे, मैं आपको तब की बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का जो टूर करना था, उसमें इन्होंने ना अपनी टीम बनाई, जिस टाइम पे आपको पता है कि आमिर ने मना कर दिया। उसके बाद जो वो है वहाब रियाज, वो भी टेस्ट नहीं उस तरह से खेलना चाह रहे थे, वो भी तो बताएं। इन्होंने मूसा को लेकर आए, साथ में हसनैन को लेकर आए, मतलब इन्होंने अपनी पेस बैटरियां तैयार की।
वहाब रियाज कहते हैं जी कि हम बॉल डालें कुछ बोले ही ना, मूसा फारिस से बॉल करे ये कहे वाह 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 क्या बॉल कर रहा है, क्या बॉल कर रहा है ये, हसनैन बॉल करे ओए 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 क्या, और उसके बाद वर्स्ट तरीन पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज गई ऑस्ट्रेलिया का दौरा कि पाकिस्तान से खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान के बॉलर्स की बॉल पहुंच ही नहीं रही थी, और 500 प्लस रन हो रहे थे। एक और भी बताना भूल गया, इन्हीं के दौर में जो मोहम्मद आमिर है उनका कैरियर भी रुल गया, उन्होंने भी रिटायरमेंट दे दी कि जी अब इनके साथ काम नहीं चल पा रहा। ये वहाब का भी कैरियर फारिग हो गया, आमिर का भी कैरियर फारिग हो गया, उमर अकमल का भी कैरियर उन्होंने फारिग कर दिया, अब्दुल रज़ाक ने बोला उनका कैरियर फारिग करने में सबसे बड़ा इनका रोल था। यानी कि इंजमाम इनके खिलाफ बात करते रहे, जब वो कप्तान थे उस टाइम इन्होंने उनके लिए बड़ा तंग किया। यानी कि कोई क्रिकेटर इनसे कभी खुश नहीं हुआ, और ये हमेशा आके इन्होंने कंट्रोवर्शियल सीन किया। तो दोबारा से अगर आप इनको इतनी ज्यादा पावर दे देते हो, देखो एक आपको पर्सनैलिटी भी चाहिए, अगर आपको बनाना है वसीम अकरम टाइप बंदे भी हैं, लेकिन ठीक है वसीम अकरम के मामला और हैं, शायद उनको जस्टिस के यूम वाली रिपोर्ट की वजह से शायद उनको अलाउ ना किया जाए, खुद भी काम नहीं करते। और भी बहुत है, राशिद लतीफ है, राशिद लतीफ को आप लगा दो, बंदे बहुत है आपके पास, लेकिन राशिद लतीफ भी सम टाइम बिल्कुल एंड में जब बात आती है भाग जाते हैं थोड़ा। नहीं, आप उनको पावर दो ना, आप उनको पावर दो। वो तो आप जब कोई डिसीजन ही नहीं, आप खाली उनसे मशवरे मांग रहे हो तो वो एक अलग चीज है। जब आप अथॉरिटी दे रहे हो, जितने वकार यूनुस को पावर दिया, कोशिश की एक दो बार राशिद लतीफ को, यार बहुत कहते हैं मैं टीवी के अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, वैसे राशिद लतीफ भी आ जाए, लेकिन अगर आप छोड़ो उनको, उसके अलावा भी 10 नाम है, 10 नाम है आप लगा सकते हो, लेकिन क्या वकार यूनुस ही क्यों? मतलब 2006, 2010, 2014, 2015-16, 2019, 2021 में जो हुआ, 2020 में हुआ, मतलब फिर वकार यूनुस। मतलब अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उनके पास कोई गिदड़ सिंगी है? सही बात है। मैंने कहा भाई कुछ और ही उनके पास है, गिदड़ सिंगी से भी कोई स्पेशल चीज है उनके पास। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आमिर जमाल को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि आमिर जमाल ने कहा है जी कि बाबर आजम जो है वो बहुत ही डिफेंसिव कप्तान है एज कम्पेयर शान मसूद के, वो अग्रेसिव कप्तान है। बाबर आजम बस कहते हैं किसी तरह सेव करो, बस आराम आराम से ही अपना सिस्टम जो है चले, जबकि शान मसूद जो है वो कहते हैं अटैकिंग करो जी। देखें उन्होंने अब इसको जिस तरह से चलाया गया है सोशल मीडिया में, वो तो बहुत ही गलत तरीके से चलाया गया है कि आमिर जमाल ने जो है वो डायरेक्ट कहा कि बाबर जो है वो डिफेंसिव कप्तान है और शान मसूद अग्रेसिव कप्तान है, और कोई बात नहीं की गई। इससे पहले उन्होंने बाबर की तारीफ भी बड़ी की गई थी, वो किसी ने बात नहीं की। उन्होंने ये भी तो कहा है ना, ये उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा है, हकीकत तो ये नहीं, ये कहा है उन्होंने पहले तो बाबर की तारीफ भी की कि बाबर आजम खुली छूट देते हैं, फिर साथ उन्होंने ये भी बात की जब कप्तानी में डिफरेंस के हवाले से पूछा गया कि क्या डिफरेंस है दोनों की कप्तानी में, तो उन्होंने कहा कि बाबर बहुत थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी कोशिश होती है। बाद में उन्होंने वर्ड भी यूज किया डिफेंसिव का, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सेफ उनका होता है कि बहुत सेफ हम खेलें, और डिफेंसिव वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव कप्तान है, जबकि शान मसूद खुली छूट देते हैं, वो एग्रेसिव कप्तानी करते हैं। और उन्होंने काफी ज्यादा उनकी शान मसूद की कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तारीफ भी की। अब बात यह है कि आमिर जमाल दोनों की कप्तानी में क्योंकि खेले हैं, पेशावर ज़ल्मी में वो खेलते हैं, फिर टेस्ट खेले बाबर आजम की कप्तानी में, और पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, और टेस्ट में वो भी शान की कप्तानी में खेले, और वैसे भी उनका शान से ताल्लुक काफी ज्यादा है। पहले भी जब वो खेलते तो 4-5 साल शान के साथ ही वो खेलते रहे, ये भी उन्होंने बात की। लेकिन अली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो उन्होंने बात की कि बाबर आजम एक डिफेंसिव कप्तान है, ठीक है, ये तो सब लोग एग्री भी करते हैं, लेकिन आमिर जमाल में भी अगर आप एक चीज देखो तो थोड़ा सा गम और गुस्सा पाया जाता है, जो उनको वर्ल्ड कप 2024 में नहीं रखा गया था, डिस्पाइट के बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। और आमिर जमाल ने, हमने खबर भी दी थी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था जहां पे उन्होंने एक कैप्शन इसी तरह का दिया हुआ था कि जिस पर आप जिस तरह नजर आता है आपको, बाबर को वो डायरेक्टली कह रहे थे कि ज़ल्मी में उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन बाद में वो उस तरह से होते नहीं है। कुछ इस तरह का उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि जिस तरह से आपका उनका बिहेवियर होता है बैक पीछे, वो उस तरह से आपके साथ होते नहीं है। यानी कि यही था कि बाबर ने, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम भी आपको बात भी थी जब हम जुड़े हुए थे कि बाबर आजम ने आमिर जमाल के लिए जो मेयर रुकावट बने थे वो बाबर आजम बने थे। बाबर आजम ने, क्योंकि ये वोटिंग बेस्ड था और उन्होंने वोट भी नहीं डाला था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड पे किया जा रहा था उसमें वोटिंग बेस्ड था। और आमिर जमाल की बल्ले के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी PSL में भी, और फिर विद द बॉल विद द बैट जो आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी वहां बड़ा अच्छा कर रहे थे, और यूएसए की कंडीशन जो है वहां उनको सूट भी कर जाती है, ऐसा ऑलराउंडर वो बड़ा अच्छा कर जाते हैं। आपके पास एक भी ऑलराउंडर नहीं था, जो हकीकत बात है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक भी नहीं था, डिस्पाइट कि शायद बेकार परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन आपके पास मजबूरियां थी कि आप उनको खिला रहे थे। तो आमिर जमाल को आप जो है वो अपने साथ रख सकते थे, लेकिन उनको नहीं रखा। लेकिन अली साहब जो इन्होंने ये बात कही है कि बाबर आजम एक डिफेंसिव कप्तान है, ये एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुल गया, क्योंकि हकीकत तो ये है। अब सवाल फिर वहीं पर आ जाता है दोबारा जब हम खड़े होते हैं कि ये क्यों इतने अजीब से आजकल डिसीजन PCB भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हम भी ये लगातार बात करते हैं, स्पेशली मोहसिन नकवी की मैं बात करूंगा। मोहसिन नकवी ने पहले बाबर आजम को जबरदस्ती कप्तान बना दिया फ्रॉम नोवेयर, और उसके बाद जिस तरह से वो कप्तानी बाबर आजम ने की भी वो भी आपके सामने है। अब भी अगर वकार यूनुस भी आ गए तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा खराब से खराब तर होती दिखाई दे रही हैं। तो
तो ऐसा लग नहीं रहा। अभी उन्होंने कहा था सर्जरी करेंगे, और अब कहानी ये आ रही है जी कि रिजवान को भी कह दिया जी कोई एक्शन नहीं हो रहा जी, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हैं। शाहीन को भी कुछ नहीं कहा जा रहा और बाबर को भी कुछ नहीं कहा जा रहा, और सब के सब जो है वो अब आपका जो बांग्लादेश की सीरीज है उसमें आराम से खेल रहे हैं और सब को पे मट्टी पा दी गई है। ऐसा ही है। तो यार ये फिर ऐसे कैसे बेहतरी आएगी यार? नहीं, आपके सामने ये भाईजान बेहतरी जो है वो जिस तरह की सूरत हाल चल रही है फिलहाल, तो बेहतरी जो है वो इन अब आफरीदी ने फिर बात ठीक किया कि अगर मोहसिन नकवी नहीं काम कर पा रहे, अगर वो क्रिकेट पे उनका फोकस नहीं है, तो भाई फिर आप डिसीजन लेके या तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को छोड़ो, आप क्रिकेट पे फोकस करो। नहीं, वो असल में ये ऐसे चाह रहे हैं वो दोनों को नहीं, आप ऐसे कैसे काम कर सकते हो दोनों पे यार? ये तो आप बात ये कि उनको पता ही नहीं चल रहा। वकार यूनुस को जैसे सारी छड़ी खड़ी, उन्होंने पूरी छड़ी उनके हवाले कर दिया। बिल्कुल सारी छड़ी वकार यूनुस के हवाले अगर होगी यार, तो यार ये तो फिर बड़ी कहानी खराब नजर आती है। जो आगे आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहां पे जा रहे हैं, हम किस तहत पे हम आके खड़े हो चुके हैं। क्योंकि बाबर आजम भी डिफेंसिव कप्तान है, सबको ये पता है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी उनको फिर दी जा रही है दोबारा से। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब किस बेस पे? आप मुझे खाली एक वजह बताओ कि आप चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम को किस बेस पे दे रहे हो दोबारा से? कप्तानी किस बेस पे आप दे सकते हो? खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि इंग्लैंड के जो फ्यूचर कैप्टन है उनके हवाले से अपडेट आ रही है जी। हैरी ब्रूक को लेकर किसने कहा जी कि फ्यूचर कैप्टन? आदिल राशिद जो उनके खिलाड़ी हैं, आप आजकल हैरी ब्रूक्स कप्तानी भी कर रहे हैं, जो उनका अंडर टूर्नामेंट चल रहा है, बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, एग्रेसिव कप्तानी कर रहे हैं। और आदिल राशिद का मानना यह है कि जो फ्यूचर के कप्तान हैं हमारे, वो कहते हैं जी हैरी ब्रूक के अंदर गट्स भी हैं, और जिस तरह से 100 में कप्तानी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मुझे लगता है कि फ्यूचर का इंग्लैंड का कप्तान हैरी ब्रूक है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये भी है कि जो एंड्रयू फ्लिंटॉफ हैं, आपको पता है बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे, फिर अब उनका एक्सीडेंट भी हो गया था एक बीबीसी का रोड ट्रैक शूट करते हुए। तो उसके बाद अब वो उनकी टीम के कोचिंग में भी आए हुए हैं, और वही उनकी टीम के कोच भी हैं और बड़े एग्रेसिव हैं। और अगली खबर क्योंकि कोचिंग के हवाले से है, तो कल हमने आपको खबर दी थी कि जो मैथ्यू मोट हैं वो कोचिंग से रिजाइन करने जा रहे हैं, और आज खबर आ चुकी है कि वो स्टेप डाउन कर गए हैं और मैथ्यू मोट ने रिजाइन कर दिया। अब जो रिप्लेसमेंट आप कह लो कि जो ऑप्शन के तौर पे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड देख रहा है, वो दो बड़े नाम आ रहे हैं। एक तो एंड्रयू, बल्कि 3 नाम है। एक तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ का भी नाम आ रहा है, तो अगर एंड्रयू फ्लिंटॉफ अगर आते हैं वाइट बॉल में कोचिंग, तो कभी हम कहा दिए हैं कि बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है हैरी ब्रूक्स के साथ भी 100 में भी, तो कभी हम कहा दिए हैं कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के नए कोच हो सकते हैं, और ये बहुत जबरदस्त बात है। इसके अलावा कहा जा रहा है जो रॉब की हैं वो ये भी देख रहे हैं कि जो आपके जोनाथन ट्रॉट हैं जो अफगानिस्तान के हेड कोच थे, वो भी रेस में हैं, और कुमार संगेखारा ये भी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल मार्क थ्रिस्कॉथिक जो है उनको इंटर्न हेड कोच लगा दिया गया, और नवंबर में जो है वो इंग्लैंड अपना फुल टाइम हेड कोच वाइट बॉल का लगाएगा। चलें जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट चलें, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन जाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो सर मैं मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।